हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेन एआई हब के ऊपर। और आज हम अपना जेन एआई प्लेलिस्ट ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है एलएलएम आर्किटेक्चर के अंदर ही फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, जिसको हम डिटेल में समझेंगे आज। ओके, सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे चैनल को और बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ही मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप लोगों के बहुत ही मोटिवेटिंग कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास और मैसेजेस आ रहे हैं, जिसको लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोज़ को जितने अच्छे से अच्छे डिटेल में बना सकता हूँ बनाऊँ, और जितनी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट सेशंस को ला सकता हूँ, लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे चैनल्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि उन्हें भी इसका एडवांटेज मिले। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो होने वाला है आज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के ऊपर। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है और हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम अपना खुद का एक एलएलएम आर्किटेक्चर या एलएलएम मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने GPT-2 को एज़ अ रेफरेंस लिया था और उसी को हम एंड टू एंड कोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस एलएलएम मॉडल को बनाने की जर्नी में हमारे पास कई सारे स्टेप्स थे बीच में, जिसमें पहला स्टेप था डेटा प्रिपरेशन, फिर हमारा अटेंशन मैकेनिज्म एंड सो ऑन, राइट? तो सबसे पहले हमारा था डेटा प्रिपरेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे टोकनाइजेशन करते हैं, कैसे बाइट पेयर एन्कोडिंग यूज़ होती है, कैसे पोजिशनल एन्कोडिंग का क्या काम है, कैसे करते हैं, उसकी कोडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने इस सेशन में डिटेल में पढ़ी थी। उसके बाद हमने अटेंशन मैकेनिज्म के ऊपर 2 सेशंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया कि अटेंशन क्या होता है, सेल्फ अटेंशन क्या होता है, मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है एंड सो ऑन, राइट? और उसको कैसे कोड किया जा सकता है, ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं या पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आपको अगर कोई भी डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ पिछला सेशंस हमारे अटेंड करने के बाद ही इसको देखिए, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा और समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो अभी हम अपने इस जर्नी में एलएलएम बनाने की जर्नी में आज तीसरे ब्लॉक के ऊपर है, जो है हमारा एलएलएम आर्किटेक्चर। और इस एलएलएम आर्किटेक्चर को बनाने की जर्नी में हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। सो इस एलएलएम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमने सबसे पहले सेशन में एक अपना जीपीटी बैकबोन तैयार किया था, जिसमें हमने कुछ फंक्शंस और मेथड्स लिखे थे और उसके अंदर हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा था। ओके, तो अब हम उन सारे फंक्शंस मेथड में क्या लिखना है, पहले उनके कंपोनेंट्स को समझ रहे हैं और फिर बारी-बारी हम सबको कोड कर रहे हैं। और फाइनली हमारा ट्रांसफार्मर ब्लॉक रेडी हो जाएगा जब हमारे सारे कंपोनेंट्स रेडी हो जाएँगे। सो इन कंपोनेंट्स की जर्नी में सबसे पहले हमने पढ़ा लेयर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ये दोनों, जो है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और इस फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि होता है जेलू। ठीक है? फिर नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कनेक्शन और उसके बाद हम वेल इक्विप्ड हो जाएँगे। अपने सारे कंपोनेंट्स को हम समझ चुके होंगे अपने ट्रांसफार्मर ब्लॉक के, और उसके बाद हम वेल इक्विप्ड होंगे ट्रांसफार्मर ब्लॉक को डिज़ाइन करने के, कोड करने के और उसके बाद अपने डेटा को प्रेट करने के। सो चलिए अपना आज के सेशन स्टार्ट करते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और जेलू एक्टिवेशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अपने ट्रांसफार्मर ब्लॉक से एक छोटा-सा पोर्शन का यहाँ पर स्नैपशॉट लगाया है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता था कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क आपको यहाँ पर दिखता है। सो अगर आपको याद हो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि हम अपना डेटा कैसे रेडी करेंगे। डेटा रेडी करने के बाद हमारा इनपुट जाएगा, जो कि मल्टी हेड अटेंशन लेयर पे जाएगा। उसके बाद डेटा नॉर्मलाइज़ेशन होगा। डेटा नॉर्मलाइज़ेशन के बाद हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में हमारा डेटा जाने वाला है। ओके, ये कनेक्शंस की बात अभी हमने नहीं की है, जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। आज हमारा टॉपिक है ये ब्लू बॉक्स, दैट इज़ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अब इस फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को अगर हम थोड़ा-सा एक्सपांड करते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें हमारे पास एक लीनियर लेयर होता है, उसके बाद एक हिडन लेयर होता है, जिसमें हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, जो होते हैं जेलू एक्टिवेशन फंक्शन। और उसके बाद हमारा एक लीनियर लेयर होता है, जो कि हमारे आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस तरह से ये हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क डिज़ाइन होता है GPT-2 मॉडल के अंदर। और इसके जो ये डायमेंशंस यहाँ पर लिखे हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब अगर इसी चीज़ को मैं एक न्यूरल नेटवर्क के फॉर्मेट में दिखाना चाहूँ या इसको मैं थोड़ा-सा एक्सपेंड करना चाहूँ, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, जहाँ पर आपके पास एक इनपुट लेयर है और एक आपके पास ये हिडन लेयर है और उसके बाद आपके पास एक आउटपुट लेयर है। सो कुछ इसी तरह से दिखता है। ओके, सो यहाँ पर अब सवाल आता है कि इनपुट लेयर में हमारे पास कितने न्यूरॉन्स होंगे, मिडल वाले में कितने
न्यूरॉन्स होंगे और ये आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे। तो अगर आपको अपने डायमेंशंस याद हो, तो हमारे जो भी डायमेंशन लेके चल रहे हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स, हर एक वर्ड वेक्टर को हम 768 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? तो इस 768 साइज का ही हमारे इनपुट में न्यूरॉन्स होंगे, यहाँ पर लेयर में, यहाँ पर 768 होंगे न्यूरॉन्स, या इनपुट 768, ओके। उसके बाद हमारे आउटपुट में कितने होंगे? अगेन यहाँ पर 768 होंगे, बिकॉज़ मैं अपने पूरे ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के अंदर अपने डायमेंशंस को इंटैक्ट रखना चाहता हूँ और इसको बदलना नहीं चाहता, सो दैट हमारे पास बाद में कोई भी ऑपरेशंस करने में या ऐसा कोई दिक्कत ना हो। तो ये ट्रांसफार्मर ब्लॉक की खूबसूरती है कि हमारा शुरू से लेके लास्ट तक हमारा डायमेंशंस मेंटेन रहता है, ओके। सो ये बीच में हमारे कितने लेयर्स होंगे? ये हमारा GPT-2 मॉडल में इन्होंने यूज़ किया हुआ है कॉन्टेक्स्ट लेंथ इंटू 4 टाइम्स, ओके। यानी कि आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, हमारे केस में 768 कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, सॉरी। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड 3000 समथिंग के अराउंड आएगा, ओके। सो ये इतने ही न्यूरॉन्स हमारे इस लेयर में यहाँ पर हैं और इस हर न्यूरॉन के अंदर हमारा एक्टिवेशन क्या है? जेलू एक्टिवेशन फंक्शन, ओके। तो अगर आपको डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क डायग्राम याद हो, तो हमारा क्या होता था? सबसे पहले एक इनपुट लेयर होता था, फिर हमारे हिडन लेयर्स होते थे। हर हिडन लेयर में या हर न्यूरॉन के अंदर हमारे पास कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस होते थे। तो यहाँ पर रेलू हो सकता है, एलू हो सकता है, जेलू हो सकता है, बहुत सारे टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस हुआ करते थे, राइट? तो इस LLM-2 मॉडल में हमारे पास जीपीटी मॉडल में, LLM-2 मॉडल में यहाँ पर जेलू फंक्शन यूज़ किया गया है, ओके? इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको याद होगा तो हमारा रेलू फंक्शंस भी आपको याद होगा। तो रेलू फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता था, क्या? इस पे हम आते हैं थोड़ी देर में। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करते हैं? ये एक्टिवेशन फंक्शन हमारे इस न्यूरॉन से क्या आउटपुट आने वाला है उसको ट्रिगर करते हैं, राइट? इसके हिसाब से ये एक्टिव होते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं। आपको ये याद होगा डीप लर्निंग में, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ एक बार डीप लर्निंग का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये डायमेंशनलिटी समझ में आ गई। यहाँ पर हमारे पास इनपुट लेयर पे 768 न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी कॉन्टेक्स्ट लेंथ है हमारे केस में 768 इंटू 4 न्यूरॉन्स हैं और आउटपुट में अगेन हमारे पास 768 न्यूरॉन्स हैं। तो अब एक बार हम फिर से ऊपर चलते हैं और इस जो हमने अभी फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में यहाँ पर डायमेंशन देखा था, इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने कि हमारा इनपुट जो है वो होता है 2 बैच साइज़, यानी कि हम यहाँ पे 2 सेंटेंस पास कर रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2, ओके? तो यहाँ पर बैच साइज़ हो गया 2। फिर हम हर बैच में हम 3 वर्ड्स या 3 टोकन्स लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एग्जांपल मैंने 3 लिए हैं। तो ये यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टोकन्स या कॉन्टेक्स्ट लेंथ आप बोल सकते हैं 3 है इस केस में। और उसके बाद हमारे पास यहाँ एम्बेडिंग साइज़ है 768। सो ये 768 हमारा ये इनपुट हो गया। तो इनपुट हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 768। इन बातों से मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पर गलत टर्म यूज़ कर दिया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट लेंथ नहीं, ये एम्बेडिंग साइज़ इंटू 4, ये एम्बेडिंग साइज़ इंटू 4 होता है, ओके? सॉरी सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ये एम्बेडिंग साइज़ इंटू 4 टाइम्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे इस लेयर के अंदर, बिकॉज़ 768 वाज़ आवर एम्बेडिंग साइज, नॉट द कॉन्टेक्स्ट लेंथ, ओके। आई होप आपको याद है कॉन्टेक्स्ट लेंथ और एम्बेडिंग साइज में डिफरेंस। कॉन्टेक्स्ट लेंथ ये है कि हम एक बार में हमारे सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं और हर टोकन को कितने साइज में दिखा रहे हैं, वो हमारा एम्बेडिंग साइज था, ओके। सो यहाँ पर ये 768 इज एम्बेडिंग साइज है, तो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर डायमेंशंस की बात कर रहे थे। तो ये इनपुट हमारा हो गया 2 बैच साइज, 3 कॉन्टेक्स्ट लेंथ एंड 768 एम्बेडिंग साइज। अब ये हमारे फर्स्ट लेयर में जाएगा। सो फर्स्ट लेयर में हमारा इनपुट गया और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट होगा 2 इंटू 3 इंटू 3072, दैट इज 768 इंटू 4 टाइम्स, ओके। फिर ये जेलियो एक्टिवेशन से पास होगा, इसका आउटपुट आएगा अगेन 2 इंटू 3 इंटू 3072। और जब ये फाइनल लेयर पे जाएगा तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 768 साइज का, ओके। सो आई होप आप ये डायमेंशंस को समझ गए। अब इस आगे बढ़ते हैं, एक बार हम क्विकली जेलियो एक्टिवेशन फंक्शन को देखते हैं और फिर अपने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को हम इन्हीं डायमेंशंस को यूज करके आपको दिखाएंगे। तो जेलो एक्टिवेशन फंक्शन का फार्मूला होता है x इंटू फाइव एक्स, जहाँ पर फाइव एक्स होता है आपका स्टैंडर्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, CDF ऑफ स्टैंडर्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक्टिवेशन फंक्शंस के हमारे पास बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे और गूगल पे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यू कैन गो देयर।
बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इंट्यूशन दे देता हूँ कि ये JLU एक्टिवेशन फंक्शन को एप्रोक्सीमेशन के साथ हम इस फ़ॉर्मूले को यूज़ करके रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, जो कि GPT-2 में यही यूज़ किया गया है। सो ये 5x इंटू 5x को अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू हम इस तरह से डिनोट किया जा सकता है, 0.5 इंटू x, 1 प्लस 10h स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 0.00044715 इंटू x टू द पावर 3। तो यही फंक्शंस, यही मेथड को यूज़ करके, इसी फंक्शन को यूज़ करके हम अपने JLU फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके? तो यहाँ पर मैंने आपको JLU एक्टिवेशन फंक्शन का प्लॉट यहाँ पर दिखा रखा है और इसके साथ में एक ReLU एक्टिवेशन फंक्शन का ग्राफ दिखा रखा है। तो अगर आपको याद हो तो हमारा ReLU एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता था? ReLU एक्टिवेशन फंक्शन वाज़ समथिंग जो x की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए 0 आउटपुट देता था और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो एज़ इट इज़ आउटपुट देता था। तो अब ये ReLU एक्टिवेशन फंक्शन में प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो ये हमारा स्मूथ नहीं होता है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना ईज़ी नहीं होता है, और दूसरा इसके हर नेगेटिव वैल्यू के लिए ये हमारा वैल्यू 0 दे देता है। तो अगर हमारे न्यूरल नेटवर्क में नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि अगर ये मेरा वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी लर्निंग वहाँ पर स्टॉप हो सकती है, या वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? इसको हमने पिछले सेशन में वैनिशिंग ग्रेडिएंट को थोड़ा-सा डिटेल में देखा था, नहीं तो अगर नेक्स्ट सेशन में भी इसको हम डिटेल में समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेलू के साथ वैनिशिंग ग्रेडिएंट टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके? सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा JLU एक्टिवेशन फंक्शन में ये मेरा बहुत ही स्मूथ कर्व है, और साथ में ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डायरेक्टली 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हमारा वैनिशिंग ग्रेडिएंट की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। JLU एक्टिवेशन फंक्शन का मेन प्रॉफिट ये होता है कि इसमें वैनिशिंग ग्रेडिएंट की प्रॉब्लम नहीं आती है, और ये हमारे टेक्स्ट और NLP यूज़ केसेस में JLU एक्टिवेशन फंक्शन काफ़ी यूज़ होता है। ओके? तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम JLU एक्टिवेशन फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। इसी को हम कोड करेंगे। ओके? तो चलिए अपने लैब पाइथन नोटबुक के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसकी कोडिंग को। इसके पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको थोड़ा-सा वेरी क्विकली अपना ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ट्रांसफार्मर जीपीटी मोड में हमने क्या कोडिंग करना स्टार्ट किया था। तो ये हमने अपना एक बैकबोन बनाया था, जिसमें हमने कुछ यहाँ पर चीज़ें डिफाइन की थी। ये आप आई होप आपको याद होगा। तो अगर आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो हमने यहाँ पर एक ये डमी ट्रांसफार्मर ब्लॉक को यूज़ किया हुआ है, और इसी को हम कोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्लास अलग से बना रहे हैं, दैट इज़ ये डमी ट्रांसफार्मर ब्लॉक, और इस ट्रांसफार्मर ब्लॉक में हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क एक इसका पार्ट होने वाला है, राइट? इसके पहले हमने पिछले सेशन में ये नॉर्मलाइजेशन लेयर को कोड किया था। सो अभी हम डमी ट्रांसफार्मर ब्लॉक के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स डालने हैं, उसका एक कंपोनेंट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क आज हम रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, सॉरी ये तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गया, पिछले क्लास का है ये। ये हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हो गया, जेलू एक्टिवेशन फंक्शन। तो चलिए एक हम JLU एक्टिवेशन फंक्शन सबसे पहले रेडी करते हैं। उसी फ़ॉर्मूले को यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इनपुट आएगा, और ये इनपुट के बाद हमारे पास हमने सेम ये जो फ़ॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ब्लैक कलर में, ये इसी फ़ॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पर। सो 0.5 इंटू x टाइम्स प्लस 1 10h ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी यहाँ पे फ़ॉर्मूला था हमारा, सेम फ़ॉर्मूले को यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है, और ये JLU का एक क्लास बना लिया है, राइट? अब हम एक छोटा-सा फंक्शन बना रहे हैं, जिसमें हम JLU फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके सॉरी, एक हम छोटा-सा न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, जिसमें हम JLU फंक्शन को यूज़ करके अपना चेक करेंगे। ओके? सो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, एक लेयर बनाया है, सीक्वेंशियल लेयर, जिसमें हमारा पहला लेयर है लीनियर लेयर, जिसमें हमारा इनपुट आ रहा है एम्बेडिंग साइज़ के बराबर, राइट? और उसका आउटपुट होगा हमारा 4 इंटू एम्बेडिंग साइज़। फिर हमारा JLU एक्टिवेशन फंक्शन कॉल होगा, और फाइनल लेयर पे हमारा 4 इंटू एम्बेडिंग साइज़ के बराबर हमारा इनपुट जाएगा, और आउटपुट जो आएगा हमारा एम्बेडिंग डायमेंशन के बराबर आएगा। अगर आपको एम्बेडिंग डायमेंशन याद हो, जो हमने इस क्लास के सबसे पहले ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किए थे। सो एम्बेडिंग डायमेंशन वाज़ 768, जो भी हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में देखा कि हमारा यहाँ पर इनपुट आएगा 768 का, फिर ये बीच का जो लेयर है इसमें 768 इंटू 4 टाइम्स होगा, और फाइनल 768। सो वही चीज़ हमने यहाँ पर अपने क्लास में डिफाइन की हुई है। ये हमारा पहला लेयर यहाँ पर 768 का, फिर बीच का 768 इंटू 4,
फिर ये 768 इंटू 4 से अगेन कन्वर्टिंग इट टू 768, और बीच में ये हमारा JLU एक्टिवेशन फंक्शन जो हमने ऊपर कोड किया है, इसी को हमने यहाँ पर कॉल किया है, राइट। सो अब ये हमारा क्लास बन गया। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि एम्बेडिंग साइज हमारा यहाँ पर क्या है, 768। ओके, जस्ट टू रिमाइंड यू। अब हम अपने इस फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के अंदर एक इनपुट, डमी इनपुट पास करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट का क्या शेप आता है। तो यहाँ पर हमने एक इनपुट दिया इसको 2 इंटू 3 इंटू 768 शेप का, और उसके बाद हमने अपने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को विद द कॉन्फ़िगरेशन कॉल किया यहाँ पर, और आउटपुट हमारा शेप आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 768, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। सेम वही आंसर आ रहा है जो जब हमने इनपुट दिया था। 2 इंटू 3 इंटू 768, हमारा आउटपुट आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 768 का वंस अगेन, जो कि हमने यहाँ पर कोड में देखा। सो यही हमारा फाइनल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का हमारा कोड होने वाला है, क्लास होने वाला है, आर्किटेक्चर होने वाला है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। ओके। सो ये था हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बारे में। आई होप आपको समझ में आया। इवन दो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की JLU एक्टिवेशन फंक्शन की, बट आई होप आप समझ सकते हैं अगर आपने डीप न्यूरल नेटवर्क पे काम किया है। अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ एक बार डीप न्यूरल नेटवर्क के एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ओके। अभी आपके मन में एक छोटा-सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की हमारे ट्रांसफार्मर ब्लॉक में क्या ज़रूरत है और ये क्यों यूज़ होता है? ओके। तो ऑनेस्टली टेलिंग, यहाँ पर हमारे जो रिसर्च पेपर्स थे ट्रांसफार्मर्स के ऊपर, अटेंशन इज ऑल योर नीड वगैरह, उसमें किसी ने ये मेंशन नहीं किया है कि ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, ये क्यों यूज हो रहा है। बट द इंटेंशन हियर इज, अगर आप देखेंगे तो पूरा ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर अभी आपका लीनियरली चला आ रहा था। ओके। सो कुछ नॉन लीनियरिटी ऐड करने के लिए आपके मॉडल के अंदर ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क यूज होता है, और इस नॉन लीनियर कंपोनेंट की वजह से ही हम अपने टेक्स्ट के कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं। हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टेक्स्ट को भी पकड़ सकता है और उसको समझ सकता है, इसके लिए ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क यूज होता है। ओके। सो अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का क्या पर्पस है यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर ब्लॉक के अंदर, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं, इट विल ऐड some non-linearity to your architecture. That's why feed forward network is getting used, because हमारा टेक्स्ट जो इनपुट होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है इन नेचर। तो ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क हमारा हेल्प करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर करने में, और इसी वजह से हमारा मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। अगर आप LLM आर्किटेक्चर को बिना फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करेगा जिस तरह से अभी ये करता है। सो ये आंसर वुड बी सफिशिएंट, और ये आंसर आपका सही होना चाहिए। बट यस, आपके किसी भी आर्किटेक्चर में या रिसर्च पेपर के अंदर ये मेंशन नहीं किया हुआ है डिटेल में। सो आई होप हमने आज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बारे में डिटेल में बात की, आपको समझ में आया चीजें, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे शॉर्टकट कनेक्शन की, और उसके बाद हम अपना ट्रांसफार्मर ब्लॉक एंड टू एंड डिजाइन करेंगे। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टकट कनेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।